मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में अपसारी चिंतन कहा जाता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग को अभिसारी चिंतन कहा जाता है। या डाइवर्जेंट थिंकिंग को बहुविध चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को एकविध चिंतन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि क्रिएटिविटी का सीधा सीधा संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा था वो क्रिएटिविटी का ही चल रहा था, यानी कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो उसी में ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, एचटेट हो या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, इसके अलावा DSSB, NVS, KVS आदि में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बीएड एमएड में तो ये टॉपिक डिटेल में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल इंट्रोडक्शन डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। The psychologist J.P. Guilford first coined the terms convergent thinking and divergent thinking in 1956. Both convergent and divergent thinking are vital in our lives. Neither one is exactly more superior as compared to the other. देखिए, जेपी गिलफर्ड एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1956 में कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का कॉन्सेप्ट दिया। और दोनों ही थिंकिंग यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, दोनों का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक बहुत सुपीरियर और दूसरी इन्फीरियर है, दोनों का अपना अपना रोल है। कुछ जगह पर डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज किया जाता है। For us to do well in various tasks, we often need to use these opposite mental process in conjunction. When faced with a problem, we need to explore differing options. Divergence. Afterward, we narrow down our choices and decide on the best solution. That is called convergent thinking. देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही अपोजिट मेंटल प्रोसेस है, यानी कि दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, यानी कि हम अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमारा माइंड जो है अलग अलग दिशाओं में जाता है, हम डाइवर्ज होकर सोचते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और हमें उनमें से एक बेस्ट चॉइस को चूज करना होता है, तो वहाँ पे हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो उस टाइम हम कन्वर्ज होकर सोचते हैं, यानी कि किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। मैनी टेस्ट दैट आर यूज्ड इन स्कूल्स सच एज मल्टीपल चॉइस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, मैथ क्विज एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स आर मेजर्स ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, आप कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं और आपको उस प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी कि उसमें आपको फोकस होकर सोचना है, तो वहाँ पर आपका जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो काम करती है, यानी कि एक सिंगल बेस्ट आंसर आपको निकालना है। मान लीजिए आपके जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो उनमें से आपको क्या करना होता है, एक आंसर आपका करेक्ट होता है, बाकी रॉन्ग होते हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आप चूज करते हैं। इसी तरह अगर आपको स्पेलिंग टेस्ट दिया जाता है तो कोई भी वर्ड है उसकी एक ही स्पेलिंग करेक्ट होगी, 2 या 3 या 4 तो हो नहीं सकती। इसी तरह मैथ्स में आप लॉजिक का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 + 2 है तो उसका एक ही आंसर होगा 4। आप बहुत चारों तरफ तो सोच नहीं सकते कि डाइवर्ज होकर आप वहाँ सोचेंगे, तो वहाँ पर आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग काम करती है। इसी तरह से जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं
उनमें भी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। उनको मेज़र करने के लिए कन्वर्जेंट थिंकिंग का ही प्रयोग किया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड लीनियर थिंकिंग। देखिए बहुत बार सीटेट या नेट में भी पूछ लिया जाता है कि जो वर्टिकल थिंकिंग होती है वो कौन सी होती है, या इस कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह वर्टिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और लीनियर थिंकिंग, इन तीनों नामों से भी कन्वर्जेंट थिंकिंग को जाना जाता है। अब इसे वर्टिकल थिंकिंग क्यों कहा जाता है, यानी कि वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है? एक तरह से कन्वर्जेंट थिंकिंग ही होती है। आइए देखते हैं। देखिए वर्टिकल थिंकिंग क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल अपना ही देना चाहूँगी इसके बारे में। यानी कि जब मैं एमफिल कर रही थी और मैंने अपने डिसर्टेशन पर काम करना शुरू किया, तो मेरे गाइड ने क्या किया कि एक पेपर पर सीधी लाइन खींच दी और उन्होंने कहा कि इन रिसर्च वन नीड टू थिंक वर्टिकली, यानी कि आपको वर्टिकली सोचना है। देखिए अपनी वर्टिकल थिंकिंग का यूज किस तरह से करना है, आगे उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे बताया कि आपने जो भी प्रॉब्लम ली है आपको उसकी गहराई में जाना होगा, यानी कि आपको डीप एंड डीप एंड डीप, यानी कि उसको बिल्कुल डेप्थ में आपको जाना है। जब तक कि आपको अपनी प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, यानी कि आपको लीनियर वे से जाना है, वर्टिकली आपको जाना है, आपको सीधी एक ही दिशा में जाना है ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो वर्टिकल थिंकिंग एक एनालिटिकल और सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। तो एनालिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं, लीनियर थिंकिंग कह सकते हैं, वर्टिकल थिंकिंग भी इसको कह सकते हैं। Convergent thinking involves starting with pieces of information converging around a solution. A convergent thinking diagram demonstrates the process of starting with information, analyzing that information to converge on a solution. देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि व्यक्ति के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि बहुत सारी जानकारी होती है, उसके पास फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, डाटा होता है। तो उसके आधार पर जो भी फैक्ट्स, तथ्य, डाटा जो भी उसके पास हैं, तो उनके आधार पर उनको वो एनालाइज करता है और उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ज करता है एक बेस्ट सॉल्यूशन में, यानी कि उस जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है उसके आधार पर वो एक बेस्ट सॉल्यूशन पर आता है। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग का सीधा संबंध लॉजिक से होता है, यानी कि वो उसमें तर्क शक्ति का व्यक्ति प्रयोग करता है। जो भी फैक्ट्स, डाटा होता है उनको एनालाइज करके एक बेस्ट सॉल्यूशन यानी कि बेस्ट आंसर फाइंड आउट करता है। मान लीजिए आपके पास 5+2 है, तो इसको आप डाइवर्ज होकर नहीं सोचेंगे, इसका आंसर एक ही रहेगा कि 5+2 7 ही होता है। तो यहाँ पे आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग काम कर रही है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स राइम्स विद बॉट, यानी कि बॉट का राइमिंग वर्ड क्या होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको एक को चूज करना है, गॉट, फोन, स्टॉक या शेक। तो यहाँ पे आपको पता है इनमें से एक ही करेक्ट आंसर है, यानी कि बॉट का राइमिंग होगा गॉट। तो जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जो भी डाटा या फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं उनके आधार पर एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि आकाश का विपरीत शब्द क्या होगा। तो आकाश का विपरीत क्या होगा? पाताल, यानी कि आकाश का एक ही विपरीतार्थक शब्द होगा पाताल। इसमें आपको डाइवर्ज होकर सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि दिशाओं में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग सिस्टमेटिक होती है, लॉजिकल होती है, इसमें लॉजिक का प्रयोग किया जाता है। एक्यूरेसी कन्वर्जेंट थिंकिंग की ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें डाइवर्ज होकर नहीं सोचना पड़ता, एक बेस्ट आंसर होता है, वो परफेक्ट किसी क्वेश्चन का पर्टिकुलर उत्तर वही होगा। मान लीजिए 5+5 पूछा जाता है तो उसका आंसर 10 ही होगा, इसमें कोई डाइवर्ज होकर सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सीधा संबंध इंटेलिजेंस से होता है, यानी कि बच्चे का जो है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर इस पर पता चलता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल का पता चलता है। यहाँ जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो भी डाटा या फैक्ट्स होता है, यानी कि जो भी तथ्य दिए गए होते हैं उन पर आधारित होती है, उसी के आधार पर एक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। आइए आप देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, यानी कि अपसारी चिंतन क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑल्सो रिफर टू एज lateral thinking is the process of creating multiple unique ideas or solutions related to a problem that you are trying to solve. देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग को लेटरल थिंकिंग भी कहा जाता है। लेटरल थिंकिंग क्या होती है, यानी कि वो एबिलिटी होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को फ्रेश वे में सोल्व करता है और उसके बहुत सारे न्यू सॉल्यूशंस ढूंढता है। जो भी सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा होता है वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, वो उसके ओरिजिनल होते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसके यूनिक
आइडियाज़ वो फाइंड आउट करता है अलग अलग तरह के, यानी कि डाइवर्ज होकर वो सोचता है, अलग अलग दिशाओं में वो सोचता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग इन दैट इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप विद मैनी डिफरेंट आइडियाज़ टू सोल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह होती है, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, यानी कि ग्रुप में बैठकर जब व्यक्ति किसी भी सिंगल प्रॉब्लम पर डिस्कस करता है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ फाइंड आउट करता है, यानी कि उस प्रॉब्लम के हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग आइडियाज़ देते हैं, तो उस सिंगल प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारे आइडियाज़ व्यक्ति को मिल जाते हैं। Many tests that are used to measure creativity, such as the alternative usage test and incomplete figure test, have been found to measure divergent thinking. It is also called creative thinking or horizontal thinking. देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, यानी कि इसमें व्यक्ति दिशाओं में सोचता है, डाइवर्ज होकर सोचता है, जो भी उसके आइडियाज होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, यूनिक होते हैं। तो जिस तरह से क्रिएटिविटी का मेजरमेंट करने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं, जैसे अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट और इनकम्प्लीट फिगर टेस्ट, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेज़र करने के लिए भी इन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और बहुत बार जो है आपके जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि जो अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट है उसमें कौन सी थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है, या इनकम्प्लीट फिगर टेस्ट है, यानी कि कोई भी फिगर आपको इनकम्प्लीट दे दिया जाता है, उसको कंप्लीट करने के लिए कौन सी थिंकिंग यूज करेंगे। तो यानी कि इसमें व्यक्ति जो है किसी भी फिगर को कंप्लीट करने के लिए अपने तरीके से वो उसको कंप्लीट कर सकता है, उसका कोई एक बेस्ट आंसर नहीं हो सकता, एक बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता, उसमें व्यक्ति फोकस नहीं होता। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में वो सोचकर कुछ भी किसी भी तरह से उस फिगर को कंप्लीट कर सकता है अपने तरीके से। तो जो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर कई बार पूछा जाता है कि जो अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट और इनकम्प्लीट फिगर टेस्ट हैं उनमें कौन सी थिंकिंग का यूज किया जाता है, तो वहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज किया जाता है। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग और हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल थिंकिंग वर्टिकल थिंकिंग का ऑपोजिट होती है। वर्टिकल थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग को कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल थिंकिंग की तरह व्यक्ति डीप में ना जाकर, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए वो किसी भी प्रॉब्लम की तह तक जाता है, यानी कि उसकी डेप्थ में जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो वाइडली इन्वेस्टिगेट करता है, यानी कि दिशाओं में जाता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो एक हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, आपने अगर इंटेलिजेंस पढ़ा होगा तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उन्होंने दी है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो वर्टिकल थिंकर्स होते हैं तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, एक्सपर्ट्स। कई बार पूछा जाता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं कौन सी थिंकिंग का यूज करते हैं, वर्टिकल थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं। जबकि जो हॉरिजॉन्टल थिंकर होते हैं वो विजनरीज होते हैं, यानी कि दूरदर्शी होते हैं, अपनी आइडियाज़ को वो जनरेट करते हैं, उनके आइडियाज़ अपने होते हैं। जबकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, स्किलफुल होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। Divergent thinking starts with a prompt that encourages students to think critically, diverging towards distinct answers. A divergent thinking diagram illustrates how you, as the teacher, give students a broad prompt to encourage the generation of many solutions. As you can see, the prompts in the form of guiding questions are open-ended. डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है एक प्रॉम्प्ट यानी कि एक संकेत से शुरू होते हैं, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम दे दी जाती है इस तरह की प्रॉब्लम, ताकि स्टूडेंट्स को जो है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इंकरेज किया जा सकता है, यानी कि वो डाइवर्ज होकर सोचे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग दिशाओं में उनका माइंड जाए। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जनरेट करने को कहा जाता है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस जनरेट करना। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स दे दिए x + y = 12 आपको दे रखा है और आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे निकालेंगे कि x + y दोनों का आंसर जो है 12 होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि 6 + 6 12 ही होता है, अगर मैं लिख दूँ 5 + 7 तो ये भी 12 होता है, और 4 + 8 तो ये भी 12 होता है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू
जो भी हमने फाइंड आउट किया, यानी कि एक बार हमने कहा 6 और 6 भी हो सकती है, 5 और 7 भी हो सकती है, 4 और 8 भी हो सकती है, 3 और 9 भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या किया कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए, यानी कि प्रॉब्लम एक थी और उसके ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के जो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड होते हैं, यानी कि आपको जो भी ऑप्शन दिया होता है उनमें से एक आंसर को आपको चूज करना होता है जो बेस्ट होता है, जो एक्यूरेट होता है। तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसे राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं। कई बार सीटेट में या नेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि आप अगर कोई ऐसे लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर आप कौन सी थिंकिंग का यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई एक फिक्स आंसर आप नहीं फाइंड आउट कर रहे। आप जो भी ऐसे लिख रहे हैं उसमें जो भी विचार आप लिख रहे हैं वो आपके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं। इसी तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो भी किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे आइडियाज़ फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग और एसे राइटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि बोट जो शब्द है उसके राइमिंग वर्ड्स की लिस्ट बनाइए, तो आप वहाँ डाइवर्ज होकर सोचेंगे। मान लीजिए बोट का राइमिंग कॉट भी होता है, गॉट, नॉट, ट्रॉट, मोट, वोट एटसेट्रा, यानी कि बहुत सारे जो है इसके बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। जब मैंने कन्वर्जेंट थिंकिंग में एग्जाम्पल लिया था तो वहाँ पूछा था कि बोट का राइमिंग वर्ड, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से आपको एक को चूज करना था। तो एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। मान लीजिए पूछा जाता है आपसे कि आकाश शब्द के पर्यायवाची बताइए, तो आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? नभ, गगन, अंबर, अनंत, व्योम, आसमान, यानी कि बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। तो अगर पूछा जाए आकाश का विपरीत शब्द, तो वहाँ पे आपकी कौन सी थिंकिंग काम करेगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि आकाश का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है पाताल, तो उसका एक ही बेस्ट आंसर होगा आकाश का पाताल। यहाँ पे हम पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है डाइवर्ज होकर सोचता है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों जो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। इसको हॉरिजॉन्टल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग स्पॉन्टेनियस होती है, फ्री फ्लोइंग होती है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।